रेखा शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है और आज नामांकन का आखिरी दिन था। इस दौरान उनके साथ नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। अगर आज किसी ने नामांकन नहीं भरा तो 13 दिसंबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन रेखा निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगी। कांग्रेस पहले ही नंबर ना होने की बात कहकर अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार कर चुकी है। भाजपा के पास 90 विधायकों में से 48 विधायक हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों का भी खुले तौर पर पार्टी को समर्थन। रेखा शर्मा इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। उनके नामांकन से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। इस राना से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार के इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी की बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुरानी, जिन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मजबूत करने का काम किया है और पूर्व में महिला आयोग की माननीय चेयरपर्सन रही है। रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा को सशक्त करूंगी, हरियाणा की महिलाओं को सशक्त करूंगी और जैसे ही पार्टी आदेश देगी मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं उन सबका, जो मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, जो मेरे चाहने वाले, जो मुझे प्यार करने वाले, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। चलिए अब आपको ये बता देते कि रेखा शर्मा आखिर हैं कौन, जिन्हें बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। वो हरियाणा के पंचकुला जिले से ताल्लुक रखती हैं। रेखा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी हैं। जब मोदी हरियाणा के संगठन मंत्री थे तब रेखा पंचकुला में भाजपा दफ्तर संभालती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को लेकर यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी यूएसटीडीए के साथ समझौता हुआ है, जिससे हरियाणा को लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने आज इसका दिन ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस फैसले से भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर बनेंगे, साथ ही प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने हरियाणा में बड़े स्तर पर निवेश करने की योजना बनाई है। हरियाणा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चिन्हित 2988 एकड़ जमीन पर अमेरिका निवेश करेगा, जिससे न सिर्फ औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि युवाओं को रोजगार पाने के लिए बहुत से अवसर भी मिलेंगे। वहीं गुरुग्राम ब्लास्ट मामले में एनआईए की एंट्री हुई है, जहां एनआईए की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। इसके बाद मामले में हरियाणा एसटीएफ और एनआईए की टीम की ओर से जांच की जा रही है। दरअसल सेक्टर 29 में पब के बाहर धमाका हुआ था आज सुबह। मामले में कुछ दिन पहले ही यहां के एक पब मालिक को, बार मालिक को रंगदारी के लिए फोन आया था। रंगदारी मांगी गई थी, बकायदा धमकी दी गई थी। फिलहाल मामले में पुलिस ने बम फेंकने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 देसी बम भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के एक पब बार के बाहर हुए धमाके के मामले में आरोपी सचिन को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 5:15 बजे के करीब जब यह हादसा हुआ, उसी वक्त इसी पब बार के बाहर गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो सादी वर्दी में यहाँ तैनात थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस पब बार मालिक को रंगदारी के लिए फिरौती मांगी गई थी और इसे धमकी दी गई थी। तो जिसके चलते यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तेज कर रखी थी। यहाँ पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात थे। सुबह करीब 5:15 बजे के करीब इसके साथ लगते हुए ही इस बार के बाहर बम फेंका गया, जो कि देसी बम था, और उसके चलते ही इस पब बार का जो नाम आप देख रहे हैं इसके ऊपर फेंका गया, जिससे कि ये जो इसका नेम प्लेट है ये जल गई और साथ ही यहाँ जो एक स्कूटी खड़ी थी वो भी जलकर राख हो गई, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि सचिन नाम का जो आरोपी है ये मेरठ का रहने वाला है और इसने यहाँ पर
2 बम जो है वो एक के बाद एक फेंके थे और उसके बाद जब फरार होने की कोशिश की तभी उसे मौके से पकड़ लिया गया और उसके पास से 2 जिंदा बम के साथ साथ एक कंट्री मेड जो वेपन था वो भी बरामद किया गया है। क्योंकि गुरुग्राम पुलिस के जवान इस पब बार के बाहर मौजूद थे। यहाँ पर भी काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ हरियाणा एसटीएफ जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके साथ ही अब एनआईए की टीम की भी एंट्री हुई है जिसने घटनास्थल का दौरा किया है और उसके बाद अब आरोपियों के साथ पूछताछ भी की जा रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अगर हमने देखा था कि चंडीगढ़ में भी इसी तर्ज के ऊपर बम ब्लास्ट किए गए थे कई पब बार के बाहर, जो कि एक बार तो एक नामी सिंगर का बताया गया था और उस वक्त भी इसी तरह के जो बम है वो फेंका गया था और उस वक्त भी एक कहा गया था कि रंगदारी कहीं ना कहीं उन लोगों से भी मांगी गई थी। ठीक उसी तरह से गुरुग्राम में भी इन पब बार मालिक से रंगदारी मांगी गई थी और उसके बाद ही इसके साथ लगते पब बार के बाहर आज ये धमाका किया गया था। तो गुरुग्राम पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या जो रंगदारी मांगी गई थी उसी कड़ी में ये हमला किया गया है या फिर इसके पीछे कुछ और लोग हैं। क्योंकि जो रंगदारी मांगी गई थी उसमें बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से करीब 15 दिन पहले ही यहाँ पर इस पब बार मालिक से रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद की थी। सेक्टर 29 का जो इलाका है गुरुग्राम का, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पब बार हैं और इसीलिए अब गुरुग्राम पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन सभी पब बार मालिकों को डराने और धमकाने के लिए ये ब्लास्ट नहीं किया गया या फिर कहीं जो रंगदारी मांगी गई थी उसी का ये हिस्सा तो नहीं है। इसीलिए अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। उधर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में क्लब के बाहर ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक बार फिर से पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बड़े खुलासे किए। आरोपियों का कहना कि ब्लास्ट केस में उन्हें विदेश में बैठे गैंगस्टर की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा था। ब्लास्ट में इस्तेमाल बम 2 नहीं बल्कि 4 थे। किसी को शक ना हो इसके लिए बम को अलग अलग टिफिन बॉक्स के जरिए भेजा गया। सिग्नल के जरिए टिफिन बम कहां रखा है, कहां से उठाना है, पूरी जानकारी इस सिग्नल ऐप के जरिए दी जा रही थी। इस ब्लास्ट का मेन मकसद दहशत फैलाना था। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 नहीं बल्कि एक और क्लब के बाहर ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी, लेकिन 2 क्लब के बाहर ब्लास्ट के बाद शोर होने की वजह से यह साजिश नाकाम रही। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी अजित और विनय को गिरफ्तार किया था हिसार से, जिन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए गैंगस्टर की तरफ से उनके अकाउंट में बकायदा मोटा पैसा ट्रांसफर किया गया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 क्लब के बाहर ब्लास्ट मामले में लगातार 2 हमलावर से पूछताछ में बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि करनाल में उन्हें एक पैकेट मिला था जिसमें 2 टिफिन बॉक्स थे और 4 बम थे, यानी कि उन्हें जो टास्क दिया गया था वो 26 क्लब के अलावा और भी नामी क्लब के बाहर ब्लास्ट करना था, जो अभी तक पूछताछ में सामने आई है। हालांकि पंजाब के भी एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने इन दोनों को बाइक मुहैया कराई। फेक नंबर प्लेट की ये बाइक को मुहैया कराया गया था और इनको 70 से 75 हजार रुपए भी अकाउंट में डाले गए थे। पूरी किस तरह से शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग हुई और विदेश में बैठा इनका आका लगातार इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लगातार सिग्नल ऐप के जरिए इनसे चैटिंग की जा रही थी, लगातार सिग्नल ऐप के जरिए इनसे बातचीत की जा रही थी। इसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि किस तरह से करनाल के पेट्रोल पंप के साथ में एक बैग मिलेगा, वहां से बैग उठाकर जाना है और करनाल में भी एक दिन यानी कि वारदात जो चंडीगढ़ में की गई उसके एक दिन ठीक पहले करनाल के एक होटल में भी इन्होंने रात गुजारी है। वहां से इन्होंने पैसे मंगवाए हैं और उसके बाद सीधा चंडीगढ़ के नियर बाय एरिया में भी एक होटल में रहे हैं। हालांकि पुलिस अब लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर और कौन कौन लोग इनके साथ थे, किन किन लोगों ने इनकी मदद की, किन किन लोगों ने इनको लॉजिस्टिक चीजें मुहैया कराई। क्योंकि हरियाणा के एक साहिल नाम के भी शख्स का नाम सामने आ रहा है जो कि फिलहाल जेल में बंद है। अब पुलिस उसको भी प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करेगी कि आखिर उसका रोल क्या है, किस तरह से ये पूरा